हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समय बीता होगा। आज मैं आप लोगों को कूलम के नियम का सदिश रूप के बारे में विस्तार रूप से बताने वाला हूँ। हम लोगों को पता है कूलम ने अपने नियम में कूलम्बिक बल का जिक्र किया हुआ है। और बल क्या होता है? बल एक सदिश राशि होती है। तो उनके जो नियम दिए गए हैं उनको हम सदिश के रूप में कैसे लिखें। तो सबसे पहले हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु आवेश है Q1 और दूसरा बिंदु आवेश है Q2। दोनों के मध्य में जो दूरी है वो हम लोग स्मॉल r से हम लोगों ने उसको दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम दो बिंदु आवेश। ठीक है, दो आवेश, दो आवेश है हमारे पास। दो आवेश कौन कौन से हैं? दो आवेश Q1 और Q2 हैं। ठीक है, दो आवेश Q1 और Q2 हैं। ठीक है, दोनों आवेश के मध्य, दोनों आवेश, दोनों एकदम याद होना चाहिए। दोनों आवेशों, आवेशों के मध्य, मतलब बीच में दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है बाबू? दूरी स्मॉल r है। ठीक है, समझ में ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। यहां पर मान लेते हैं कि दोनों आवेश धनात्मक आवेश है, या तो वो आकर्षण बल होगा या तो वो प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो Q2 आवेश किस पर बल लगाएगा? Q1 पर। तो Q2 आवेश Q1 पर जो बल लगाएगा उसको हम लोग बोलेंगे किस पर बल लग रहा है? एक पर बल लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बाबू? F, जो बल को हम लोग F1 2 1 2, ठीक है, यानी कि Q1 मतलब एक Q1 पर लगने वाला, Q1 को हम लोगों ने 1 से 1 से दर्शाया है। तो ये हम लोगों को क्या बता रहा है कि Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर लगने वाला बल है, पहले एक है, यानी Q1 आवेश पर लगा हुआ है। और किसके वजह से लगा हुआ है? Q2 के, यानी कि बाद में क्या है? 2 है। ठीक, समझ में आ जाए। फिर यहां पर हम लोग यदि देखेंगे तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे? किस पर लग रहा है? बल लग रहा है Q2 पे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2। और किसके कारण लग रहा है? Q1 के कारण लग रहा है। तो फिर बाद में लिख देंगे 1। ठीक है, तो ये हमारा बल हो गया। सदिश के रूप में हम लोगों ने दिशा के साथ इसको लिख दिया। ठीक है, यहां पर देखिए ये क्या है? तो यहां पर ये ऐसे यदि हम लोग एक दिशा दे देते बाबू, यहां से यहां तक ये दिशा यदि हम लोग ले लेंगे तो ये कैसे दिशा लिख देंगे? ये कहां से? 1 से 2 की तरफ। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं R 1 से 2। ठीक है, 1 to 2 इसको हम लोग मान सकते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। ठीक है, कि ये कितना कितना दूरी है? R12 ये मान लेते हैं। चाहे इसको R से हम लोग इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यानी R कैप का जो R वेक्टर है, ठीक है, R वेक्टर है, उसका जो दिशा है वो Q1 से किधर है? Q2 के तरफ है। ठीक है, मान लिया। अब हम लोग इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या है? F12 है, F12 है। ठीक है, समझ में आया? फिर क्या लिखेंगे? Q2 आवेश पर, आवेश पर लगने वाला बल क्या है? लगने वाला बल कितना है? लगने वाला बल क्या है? F21 है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, Q1 आवेश पर Q2 आवेश पर लगने वाला बल हमने यहां पर लिख दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिख देंगे? F12 मान लेते F12 का जो परिमाण होगा, ठीक है, चाहे F21 का जो परिमाण होगा, दोनों का परिमाण क्या होगा? समान होगा। और उसको हम लोग क्या लिख देंगे? कि Q1 Q2
बट्टा दोनों के मध्य जो दूरी है वो r का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन जब हम इसे सदिश के रूप में लिखेंगे तो F12 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? परिमाण तो लिखेंगे ही लिखेंगे बाबू, लेकिन यदि सदिश के रूप में लिखेंगे तो परिमाण के साथ हम लोग क्या एक इकाई वेक्टर यूनिट वेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? ये तो परिमाण हो गया। जैसे मान लेते हैं कि परिमाण 8 है और उसका दिशा धनात्मक x अक्ष के तरफ है। ठीक है, तो 8 परिमाण लिख दिया पहले, और फिर धनात्मक x अक्ष के तरफ जो एक यूनिट वेक्टर होता है, इकाई वेक्टर होता है, ठीक है, इकाई सदिश जो होता है वो कितना होता है? आई कैप होता है। तो 8 आई कैप हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में? उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पहले हम लोगों ने परिमाण लिख दिया, अब एक यूनिट वेक्टर हम लोग लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए F12 है तो F12 का दिशा किधर है? इधर है। और R सदिश का दिशा किधर है? इधर है। दोनों का दिशा क्या है? जस्ट जो है अपोजिट है। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसके तरफ, तो ये R वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर R, यहाँ पर माइनस R वेक्टर का दिशा कितना किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस R सदिश और F1 जो ये बल है, F12 जो बल है, उन दोनों का दिशा समान हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब हम लोग तो सदिश यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस R और उसके ऊपर क्या लगा दिया? कैप लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रही? तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया? F12 बल को सदिश के रूप में दर्शा दिया। समझ में? परिमाण लिखा और परिमाण के साथ एक इकाई सदिश भी हम लोग लिखेंगे। तो इकाई सदिश किधर होना चाहिए? इसके दिशा में होना चाहिए, बल की दिशा में होना चाहिए। तो बल की दिशा में ये R सदिश इधर है तो माइनस R सदिश इधर हो गया। तो बल की दिशा में माइनस R सदिश है, इसीलिए यहाँ पर माइनस R कैप लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि मैं F21 सदिश के रूप में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखेंगे? लिखूंगा K Q1 Q2, Q1 गुने Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर लिख दिया। अब फिर क्या लिख दिया? यहाँ पर R कैप तो लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये F21 बल, ठीक है, और R सदिश दोनों का दिशा सेम है, दोनों जो है इधर इसी दिशा के अंदर है। ठीक है, समझ में? दोनों का दिशा सेम है। तो हम लोग इससे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लोगों को लिखने है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर R कैप धनात्मक R कैप आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात है। अब ये दोनों को आपने किस रूप में लिख दिया? सदिश के रूप में आप लिख दिया। बिल्कुल भी एकदम साधारण सा तरीका है। हमने किया क्या? सबसे पहले जो हमारा परिमाण होता है बल का वो लिख दिया। दोनों में परिमाण क्या होंगे? समान होंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और बल के दिशा में एक इकाई सदिश के साथ उस परिमाण को गुना कर दिया। बस उसी प्रकार से हम लोग कूलम्ब के जो नियम है, जो कूलम्बिक बल है, उसको सदिश के रूप में हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये साधारण सा नियम है सबसे। अब दूसरा चीजें हम लोग पढ़ते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत समझिए क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए, ये हमारी जो है ये आप है बाबू। इमेजिन कीजिए कि आप हैं एकदम, ठीक है, सुंदर से प्यारे से बाबू, मेरे दोस्त बाबू, यहाँ पर आप दोनों हैं। ठीक है, इस चीज को आपको समझिए, ये आप है। मैंने यहाँ पर एक आवेश दिया। ठीक है, एक आवेश दिया, मान लेते हैं कि Q0 आवेश दे दिया। ठीक है, Q0 आवेश दे दिया। अब Q0 आवेश मैंने आपको दे दिया। अब मैं बोलूंगा कि बताइए Q0 आवेश पर कुल बल कितना लगेगा? तो आप देखेंगे कि कोई दूसरा आवेश है ही नहीं। तो Q0 आवेश पर कुल बल अभी कितना लग रहा है? शून्य लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है, क्योंकि दूसरा कोई आवेश होगा तब ना बल लगाएगा बाबू, कोई दूसरा आवेश है ही नहीं। फिर मैं बोलूंगा कि देखिए
यहां पर आपको मैंने Q1 आवेश को दे दिया, तो Q1 आवेश को दे दिया तो क्या ये Q0 पर, ठीक है, ये बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ठीक है, तो ये Q0 पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब दोनों आवेश जो कूलम का नियम है वो लग जाएगा, तो ये हमारा बल हो गया। मान लेते हैं ये किस पर लग रहा है, F0 किसके द्वारा, एक के द्वारा, F0 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, कूलम का नियम है। तो कूलम ने जो नियम दिया हुआ था वो दो आवेशों तक ही सीमित था, लेकिन क्या आवेश दो ही होंगे, दो से ज्यादा आवेश भी तो संभव हो सकते हैं ना बाबू। तो मान लेते हैं कि और सारे आवेश हो गए बाबू, यहाँ पर मान लेते हैं कि Q2 आवेश हो गए, तो Q2 आवेश हो गए, तो Q2 आवेश भी तो बल लगाएगा ना, ठीक है, Q0 पर, तो Q2 आवेश यहाँ पर बल लगा दिया, आवेश है, और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का आवेश जो है वो समान है, तो कितना बल लगाएगा, किस पर लग रहा है, Q0 पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक तीसरा आवेश लिख सकते हैं, कितना नंबर, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आवेश हो सकते हैं, ठीक है, उसका कोई सीमा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, Q2 है, Q2 है, तब Q1, ठीक है, Q1 और Q0 के बीच में बल लग रहा होगा। मान लेते Q2 रहे या ना रहे, क्या Q1 और Q0 के बीच में लगने वाले बल पर कोई असर पड़ेगा क्या, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि Q0 रहेगा तब भी बल उतना ही लगेगा, और यदि Q0 रहे ना रहे उससे क्या मतलब है, Q1 और Q0 के बीच में जो लगने वाला बल जो होगा K Q1 इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर होगा। ये Q2 रहेगा या नहीं रहेगा उससे मतलब हम लोगों को नहीं है। उसी प्रकार से कितना भी आवेश हो कोई मतलब नहीं है, दो आवेशों के मध्य में लगने वाला जो बल है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आवेशों की संख्या कितनी है, कहां कहां पर वो आवेश जो है वो उपस्थित है। समझ में आ? तो इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक और प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूं। अब क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, यहां पर दो दो बल लग रहे हैं, तो इस Q0 आवेश पर यदि मैं कुल बल की बात करूं तो कुल बल क्या, हमको पता है कि बल क्या होता है, सदिश होता है। तो बल सदिश होता है, तो यहां पर देखिए सदिश होता है, तो इन दोनों बलों का यदि मैं सदिश योग ले लूं, ठीक है, सदिश का योग ले लूं, समझ में आई, तो हमें Q0 पर जो कुल बल है, समझ में आई, कुल बल कितना लगेगा वो हमें निकल जाएगा। तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यदि दो से ज्यादा आवेश उपस्थित हो तो वो किसी एक आवेश पर बल लगाएंगे, सारे मिलकर बल लगाएंगे, और उस आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होगा, ठीक है, कुल बल होगा वो सारे आवेश, सारे बलों का सदिश योग होगा, ठीक है, सारे बलों का सदिश योग होगा। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। जैसे यहां पर एक और आवेश ले लेते हैं Q3, तो ये बल कितना लगाएगा, ध्यान रखना है बाबू, यहाँ पर F03, ये इतना बल लगाएगा। तो यहाँ पर अब कुल बल कितने होंगे, देखिए यहाँ पर कुल बल कितने होंगे उसको ध्यान से समझना होगा। कुल बल यदि हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, नेट बल F1 का F01 ये हो गया, का सदिश योग किसके साथ किया, F02 के साथ, 2 हो गया, और तीसरा सदिश योग कितना हो जाएगा, F03, तीनों का सदिश योग हमने क्या कर दिया, तो हमें नेट बल लग गया, नेट ऑन किस पर लग गया, Q2 पर लग गया, Q0 पर लग गया, ठीक है। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, किसी भी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, किसी भी बिंदु
आवेश पर लगने वाला, किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल, ठीक है, कुल बल सभी बलों का, सभी बलों का सदिश, सभी बलों का सदिश योग के, सदिश योग के बराबर होगा, बराबर होगा। बस यही चीजें हम लोगों को समझना होगा, सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग एक प्रश्न इस पर हम लोग कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या होगा, जैसे हमारे सामने ये दिया गया हुआ है, ये फिगर दिया गया, ये कौन सा त्रिभुज है आपको पता है? ये हमारा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो प्रत्येक का जो भुजा होगा, ठीक है, प्रत्येक का जो लेंथ होगा वो सब के सब बराबर होंगे। मान लेते हैं कि जो सारे का जो लेंथ है, ठीक है, वो आर और आर है, सभी की लंबाई जो है वो आर और आर है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश रख देते हैं। मान लेते हैं कि कितना कूलम का आवेश रख देते हैं, मान लेते हैं कि क्यू 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 3 आवेश हम लोग रख देते हैं। 3 आवेश हम लोग रख दिया, तो यदि हम लोग को कोई पूछेगा कि बिंदु ए पर, ठीक है, बिंदु ए पर जो आवेश है उस पर कुल बल कितने होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर कितने आवेश हैं, 3 आवेश हैं। तो यह आवेश हमारे सामने है, तो इस आवेश पर इस आवेश के द्वारा बल लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, लगा दिया गया, वो F होगा। और F का मान कितना होगा, देखिए K क्या होता है, K Q इंटू क्यू स्क्वायर हो गया, बट्टा दोनों के बीच में दूरी कितना है, R स्क्वायर हो गया। अब ये आवेश के ऊपर बल लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे, लगा दिया बल। ठीक है, कितना बल लगाएंगे, K Q इंटू क्यू स्क्वायर बट्टा दोनों के बीच में दूरी कितना है, R स्क्वायर होगा। ये बल हो गया। ठीक है, अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, इस आवेश पर दो बल लग रहे हैं, तो दोनों बलों का जो सदिश योग होगा, मतलब दोनों बलों का जो सदिश योग करेंगे तो हमें परिणामी बल जो है वो मिल जाएगा। तो परिणामी बल यदि हम लोग F नेट यदि निकालना चाहते हैं, नेट बल, परिणामी बल, ठीक है, तो किसके किसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग कौन सा सदिश मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं। ठीक है, परिमाण में तो ये इतना ही होगा, F1 मान लेते हैं इसको, और इसको F2 मान लेते हैं। दोनों बल का परिमाण सेम है लेकिन समान है, लेकिन क्या दोनों बल समान है, क्या दोनों बल समान नहीं है। क्यों दोनों बल समान नहीं है, क्योंकि दोनों का दिशा अलग अलग है, इसलिए दोनों बल को हम समान नहीं कहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, परिणामी बल क्या हो जाएगा, F1 जोड़ F2 का सदिश योग। ठीक है, सदिश योग तो हम लोग सूत्र याद किए हुए हैं, F नेट बराबर क्या हो गया, पहले जो सदिश है उसका F नेट यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा। कैसे, हम लोग पहले सदिश का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर, अभी बाद में आप लोगों को पढ़ना है। पहले सदिश जो होगा ना बाबू, ये F1 पहला सदिश है, उसका हम लोगों ने स्क्वायर किया, प्लस दूसरा सदिश उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वर्ग करेंगे, प्लस तीसरा सदिश जो होगा तो प्लस 2 इंटू पहला सदिश गुने दूसरा सदिश, और दोनों सदिश के बीच में बनने वाला कुछ एंगल होगा उसका हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। मतलब 2 सदिश आपको दिया हुआ होगा, और यदि आपको परिणामी सदिश निकालना होगा कि परिणामी सदिश कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले सदिश का परिमाण का वर्ग कर देंगे, प्लस जोड़ दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग कर देंगे, जोड़
2 गुने पहले सदिश का परिमाण गुने दूसरे सदिश का परिमाण और दोनों सदिश के बीच में बनने वाले जो कोण है उसका cos थीटा ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों सदिश का जो परिमाण है वो समान है और वो किसके बराबर है, इसको मान लेते हैं एफ के बराबर मान लेते हैं परिमाण, क्योंकि परिमाण तो समान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f गुने एफ का स्क्वायर और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल का, दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, बनने वाले कोण का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, cos 60 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, आपको पता होना चाहिए कम से कम इतना। अब एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ का वर्ग जोड़ एफ का वर्ग 2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर। ठीक है, अब cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 कट गया। ठीक है, एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 3f स्क्वायर, 3f का वर्ग कितना हो जाएगा √3f। ठीक है, और f का मान कितना है हम लोगों के पास, k क्यू स्क्वायर, एफ का मान कितना, एफ का परिमाण कितना, के क्यू स्क्वायर बाई बटा आर स्क्वायर। समझ में आ गई। तो यही चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यही कुल बल होगा हमारे पास, परिणामी बल यही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना है। हो गया, कितना मिनट का हुआ।